देश में अथवा प्रदेश में जब भी कोई पार्टी अथवा व्यक्ति सत्ता में आता है, तो वह चाहता है कि हम देश अथवा प्रदेश के मस्तक पर अपना हस्ताक्षर छोड़ जाएँ। और यही हुआ वर्ष 2014 से लेकर अब तक जो सरकार में है, वो चाहते हैं कि हर परिस्थिति में जनता के भावनाओं को और देश के असल मूल विचारों को नज़रअंदाज करके भी अपने नाम कुछ ऐतिहासिक पहलू छोड़ जाएँ। इसी क्रम में देश के अंदर जब वो 2019 में सरकार में लौटे हैं, पुनः 2019 में लौटने के बाद मोदी सरकार कुछ कानूनों को बदलने का बीड़ा उठा लिए है। इसी क्रम में इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 को अब बदलकर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 बनाया गया। वहीं सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो ब्रिटिश भारत के दौरान पहली बार 1882 में बनाई गई, जिसे संशोधित 1898 में किया गया और आज़ादी के कुछ दिन बाद 1973 में पुनः संशोधित की गई। 1 अप्रैल 1974 से सीआरपीसी अब तक देश में लागू है। वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए 1872 की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना दिया गया। संसद के द्वारा यह कानून पारित होकर राष्ट्रपति के यहाँ अनुमोदन के लिए लंबित था, मंजूरी के लिए, जो 25 दिसंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इन्हें मंजूरी मिल गई, अनुमोदन कर दिया गया। तो क्या यह कानून देश में लागू हो गया? नहीं, अभी यह कानून देश में लागू नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट क्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे? नहीं, ये बीएनएस, बीएनएसएस और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नए रूप में राष्ट्रपति के द्वारा अभी मंजूरी दी गई है, अनुमोदित किया गया है, वह अभी लागू नहीं हुआ है। जिस दिन से ये नए कानून लागू होंगे, उस दिन के बाद पूरी तरह से इन तीनों कानूनों का प्रभाव रहेगा और साथ-साथ इन नए कानूनों के लागू होने की तिथि के पहले की जो भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो ये अभी चल रहे हैं, इनके द्वारा जो है वो कार्यवाही की जाएगी। अब एक नया फिजा जो इस साल के शुरुआती दिन से ही हमें चक्का जाम के रूप में देखने को मिला, मोटर्स यूनियन और देश के अवाम और खास करके ट्रक और बस चालकों के द्वारा जो हड़ताल की गई, चक्का जाम किया गया, इससे कितना इस देश का आर्थिक नुकसान हुआ है, ये इसका अंदाजा तो अर्थशास्त्री ही लगाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से जनजीवन ठप हो गया है और इसका असर निश्चित रूप से देश पर पड़ेगा और इस असर के लिए, इस नुकसान के लिए मोदी सरकार ही जिम्मेवार माने जाएंगे। अब सवाल है कि यह मोटर्स यूनियन और चालक यूनियन के द्वारा इतनी बड़ी हड़ताल, 72 घंटों के हड़ताल का ऐलान किया और हड़ताल हुई भी और पूरी तरह से 100% हड़ताल सफल भी हुआ। आखिर नए साल के शुरुआती दिनों का चक्का जाम का दृश्य के पीछे का कानूनी पहलू क्या है, रहस्य क्या है? तो यह है कि आईपीसी का सेक्शन 279 279 जो यह कहता है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण यदि किसी तरह की दुर्घटना घटने की संभावना बनती है या लापरवाही के से आप गाड़ी चलाते हैं, तो आपको 6 महीना की सजा और 1000 रुपये की जुर्माना होगी। परंतु यह 279 की जो धारा है, वह धारा संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है, साथ-साथ ये जमानतीय है। इनके साथ जो धारा जुड़ती है 304 ए, 304 ए लापरवाही के कारण दुर्घटना में हुई मौत, किसी व्यक्ति के मौत का जो कारण हो सकता है, इसके लिए आपको 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह 304 ए धारा कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है, परंतु जमानतीय है। अब इसके अंदर तीसरा जो धारा आता है वह है 338 338 जो
नेग्लिजेंसी के कारण, लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति के जान को जोखिम में डालने का प्रयास करता है, इसमें 2 साल की सजा, 1000 रुपये की जुर्माना, और यह इस रूप में दिया गया है, इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है अथवा उनका जीवन संकटग्रस्त होता है, ऐसी परिस्थिति में आपको 338 आईपीसी 338 का सामना करना हो। कुछ ऐसे भी मामले आए हैं जो 279, 304 ए, 338 के अतिरिक्त 304 ए को विशेष सरकमस्टांस में, परिस्थितियों में मृत्यु की घटना घटित हो जाने पर 302 में बदल दिया जाता था। तो कुल मिलाकर के यह था कि थोड़ा सा आसान था, जमानत मिल जाती थी और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं था, थोड़ी-सी जुर्माना हो जाती थी। अब जो यह बदला हुआ है, जो आईपीसी बीएनएस का रूप लिया है, उस बीएनएस में 279 जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, परंतु रश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे, कहने का मतलब है कि कॉमन वे और राजमार्ग और किसी भी रास्ते पर अगर आप अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाते हैं और उससे अगर घटना होती है, तो वही चीज पुनरावृत्ति की गई है कि 6 महीना का सजा होगा, 1000 का जुर्माना होगा, अथवा दोनों से आपको दंडित किया जाएगा। परंतु यह सेक्शन 279 कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा। वहीं अब बीएनएस का जो सेक्शन है 104 104 और 104 का जो क्लॉज 1 है, वह कहता है कि लापरवाही के कारण अगर मौत होती है तो उसमें आपको 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। और यह सेक्शन कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, मतलब संज्ञेय है और अजमानतीय अपराध है, आपको जमानत नहीं मिलेगी। वहीं 104 104 क्लॉज 2 में कहा गया है कि अगर इस तरह की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और क्षति होता है, तो ऐसी परिस्थिति में 10 साल का सजा और जुर्माना दोनों होगा। इसी क्लॉज 2 में यह भी कहा गया है कि दुर्घटना हो जाने के बाद उस जख्मी अथवा पीड़ित व्यक्ति को उठाकर आप अस्पताल ले जाते हैं, चिकित्सीय इलाज कराते हैं, अथवा पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, अथवा मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी सजा कम कर दी जाएगी। अगर आप हिट एंड रन किया, ठोका और भाग गया, तो आपको 10 साल की सजा और उतने ही रुपये राशि की जुर्माना आपको भरनी होगी, मतलब 7 लाख रुपया तो जुर्माना आपको भरना ही भरना है। तो ये इससे चालक संघ और स्टेक होल्डर्स मोटर्स एसोसिएशन के लोग घबराए, और यह कानून एक तरह से देखा जाए तो 104 क्लॉज 2 104 दो का जो मामला है बीएनएस का, वह यह कहता है कि आपको खड़ा होकर के जानकारी देना है, जानकारी यह देना है कि हमसे दुर्घटना हो गई, व्यक्ति मृत हो गया, आप आइए और हमको गिरफ्तार करके ले जाइए। यह बीएनएस का सेक्शन 104 क्लॉज 2 104 का 2 जो कहता है कि हम ठोक दिए हैं, एक्सीडेंट हो गई है, दुर्घटना हो गई है, व्यक्ति मृत हो गया या जख्मी हालत में है, आप आइए, हमसे दुर्घटना हो गई, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, सजा तो कम होगा ही। लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3 के खिलाफ जाता है। जब आप अनुच्छेद 20 का 3 पढ़ेंगे तो यह कहता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो सीधा सीधा बात है कि 1042 104 दो के खिलाफ अनुच्छेद चला जाता है। तो ये कानून हम समझते हैं कि सोच समझकर या राय लेकर, परामर्श लेकर नहीं बनाई गई है। यह सिर्फ देश के माथे पर हस्ताक्षर करने के मनमर्जी उद्देश्य से बना दिया गया है। ये एक खोट कानूनी पहलू पर है। हाँ, एक बात है कि ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी के आधार पर अगर आप किसी को ठोकते हैं, टक्कर मारते हैं और वह जख्मी होता है या मृत हो जाता है, तो उसको सूचना देना चाहिए। लेकिन आप जरा सा सोचिए कि पुराने लोगों ने, पुराने हमारे देश के शासकों ने, हमारे देश के नेताओं ने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा
क्यों नहीं किया? तो अनुच्छेद 21 जो 21 यह कहता है कि प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण होना ही चाहिए। आप घटना घटित कर दिए, वहां आप खड़े हैं, पुलिस को बता रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपकी जान बच जाएगी। लेकिन वहां जो स्थानीय अनियंत्रित भीड़ है जिसके द्वारा आप मारे जा सकते हैं, ऐसी कई घटनाएं हुए हैं कि दुर्घटना होने के बाद कई बसें फूंक दी गई, कई ट्रक जला दिए गए, कई शहर जलकर राख हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में उनके जान का खतरा है और यह संविधान यह कहता है कि आपके शरीर पर, आपके प्राण पर, आपके देह पर अगर किसी तरह का प्राण घातक हमला होता है तो आपको दूसरे का जान लेने का भी अधिकार है। तो इस कंडीशन में जो अनुच्छेद 20 का 3 क्लॉज है वह 104 दो के विरुद्ध जाता है। कानूनी पहलू में चूंकि हमारे देश में इतने कानून हैं और वर्गीय कानून हैं कि इन कानूनों को सिर्फ सही सलामत तरीके से कार्यान्वित और व्यवहारित किया जाए तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ इतने कानून बनाए गए हैं, इतने नियम और इतने अधिनियम बनाए गए हैं कि इनको सिर्फ ठीक ठाक से पढ़ के समझ के लागू किया जाए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी और अमन चैन कायम हो पाएगा। लेकिन वही हस्ताक्षर करने वाली जो बात है वो सबके मन में है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जिसे संशोधित किया गया 2019 में, 2019 में और फिर से एक बार 2023 में, उसका सेक्शन 134 वो क्या कहता है कि दुर्घटना और किसी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त की दशा में जो ड्राइवर का कर्तव्य होगा वो क्या होगा। तो ड्राइवर का कर्तव्य जो बीएनएस में बताई गई है वो ही मोटर व्हीकल एक्ट में भी बताया गया है, उसी से उद्धृत की गई है। और उसमें है कि उनके इलाज के लिए, उनके पीड़ित को सहायता पहुंचाने के लिए हर संभव समुचित कदम उठाएगा कौन? ड्राइवर। लेकिन यह स्पष्ट नहीं की गई थी कि अस्पताल पहुंचाना है या मजिस्ट्रेट को जानकारी देना है या पुलिस को रिपोर्ट खड़ा करना है और वहां खड़ा रहना है। ऐसी बात नहीं की गई है इसमें। दूसरा है कि 134 का क्लॉज बी ख क्या कहता है कि ड्राइवर पुलिस के द्वारा मांग किए जाने पर उस दुर्घटना के संदर्भ में अपना जानकारी बताएगा। वही कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जहां दुर्घटना ड्राइवर के द्वारा घटित की गई है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को जानकारी देगा। वही तीसरा है कि 134 में सी गौ कहा है कि उसमें जो पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी है, मोटर्स इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका उल्लेख किया गया है और उसमें कंपनसेशन वगैरह की बात की गई है। स्पेशल सरकमस्टांस का स्पेशल कंपनसेशन प्रोविजन जो किया गया है। फिर 161 में स्पेशल प्रोविजन टू कंपनसेशन केस ऑफ हिट एंड रन मोटर्स एक्सीडेंट केस में बताई गई है। मतलब टक्कर मारकर भागने से संबंधित जो दुर्घटना के मामले हैं उसको उल्लेखित किया गया है। और 161 में यह कहा गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट 162, 163 का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, यह है कि किसी भी परिस्थिति में दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को लाभ पहुंचाना ही पहुंचाना है और उनको कंपनसेशन देना ही देना है। ऐसी परिस्थिति में 161 का ए जो सीरियस हर्ट है, मतलब कि घोर उपहत, घोर क्षति, जो आईपीसी का गाइडलाइन लेगा 1868 इंडियन पेनल कोड के तहत जो है उन्हें जो है ट्रीट किया जाएगा। फिर वही कहा गया है कि हीट एंड रन जो मोटर एक्सीडेंट, टक्कर मारकर भागो, ऐसे संबंध में मोटर दुर्घटना की सुलझाने की व्यवस्था है और उनमें दंडित करने की जो व्यवस्था है वो 1860 आईपीसी को प्रोवाइड करता है। दूसरा है कि स्कीम स्कीम जो होगा, जो मोटर्स एक्सीडेंट से जो इंश्योर्ड लोग हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, तो वो कहा गया है कि 163 में कि उसके अधीन रह करके बनाई गई जो नियम है उन नियमों के अधीन आपको सुना जाएगा, समझा जाएगा। और 161 का जो क्लॉज 2 है वो बीमा
का जो कारोबार होगा, व्यवहार होगा, उसके संदर्भ में बताया गया है। और कहाँ से होगा? तो वह कहा है कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, उसके सेक्शन 9 के द्वारा जो है वो कार्यान्वित होगा। दूसरा है कि 161 का 3, वो 3 क्या कहता है कि इस अधिनियम के अधीन रहते हुए जो स्कीम बनाई जाएगी और उनके जो प्रोविजंस किए जाएंगे, उपबंध किए जाएंगे, उसके अधीन रहते हुए आपको सुविधा मुहैया की जाएगी। उसी 161 का क्लॉज 3 का सब क्लॉज ए को में कह रहा है कि इसे टक्कर होने के उपरांत 25,000 रुपये का भी दंड लगाया जा सकेगा। और सी में कह रहा है कि अगर संकटपन हो गया, क्षति हुई है शरीर का, तो 12,500 रुपये का जो है आपको ये दंडित किया जाएगा। दूसरा कि 161 का जो क्लॉज 4 है वह कह रहा है कि कंपनसेशन के लिए आप आवेदन तो देना है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी वाले से कभी सुनते हुएगा कि नहीं, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आपकी घटना दुर्घटनाग्रस्त हो गई, आपने 24 घंटे के अंदर हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसीलिए हम आपका जो है इसमें कोई सहायता नहीं दे सकते हैं, हम बीमा का लाभ आपको नहीं दे सकते हैं। वो कहता है कि 161 मोटर व्हीकल एक्ट का क्लॉज 1 के तहत आपको किस तरह से आवेदन करना है, एप्लीकेशन लगाना है, कब लगाना है। दूसरा कि मोटर व्हीकल एक्ट 162 जो कंपनसेशन रिफंड की बात करता है, वहीं 163 जो टक्कर मारकर भागने से संबंधित है, वह दुर्घटना के मामले में जो कंपनसेशन का मामला है उसके बारे में कौन सी स्कीम लाई जाएगी और किस तरह से उसको क्रियान्वित किया जाएगा, इसके संदर्भ में बताया गया है। अब देखते हैं एक झलक मोटर व्हीकल एक्ट 163 का ए। वो क्या कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजन एज टू पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला, मतलब यह तय कौन करेगा, विशेष परिस्थिति में आपको यह तय करके दिखाना है, करना है। और ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा गाइड होगा, उसमें कही गई है कि मृत्यु हो जाने पर क्या होगा, निःशक्त हो जाने पर, विकलांग दिव्यांग हो जाने पर क्या होगा, और यह जो लाभ है वह लाभ किसको दिया जाएगा, कौन उसका जो नैसर्गिक संबंधी है, कौन उसका विधिक वारिसान है, इसके संदर्भ को प्रायोजित और उसमें उल्लेखित करता है। फिर 163 का बी जो सेक्शन 140 और 163 का ए, उसके द्वारा उसको क्रियान्वित और प्रयोजित करने की बात कही गई है। दूसरा कि 164 में यह कहा गया है कि केंद्रीय सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को नियम बनाने की पूरी शक्ति होगी, पूरे देश पर लागू होगा। नियम बनाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट का जो 159 है, 159 धारा, उसका फॉलो करना होगा। ये केंद्रीय सरकार के लिए है। अब चलते हैं कि भारत के अंदर होने वाली मोटर दुर्घटनाओं में हुई मौत के आंकड़े के संदर्भ में। तो जब हम देखते हैं कि एनसीआरबी का रिपोर्ट 2022 का, तो रोड एक्सीडेंट में, सिंगल रोड एक्सीडेंट में 4,80,000 लोग पीड़ित हुए और 1,68,000 लोगों की मौत हुई। अगर उनको हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो भारत के अंदर प्रत्येक 3 मिनट में रोड एक्सीडेंट से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर 3 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 1 घंटे में 20 व्यक्ति की मौत हो गई रोड एक्सीडेंट से। और इसमें भी यह दिखाया गया है, जब गूगल पर एनसीआरबी का रिपोर्ट देखेंगे तो भारत के अंदर बेंगलुरु में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या है, पीड़ित होने वालों की संख्या, और नागालैंड में सबसे कम। ऐसी परिस्थिति में जो कानून बनाई गई है, उन कानूनों को बनाने से पहले देश के लोगों से राय लेकर के बनाना चाहिए, स्टेक होल्डर्स से राय लेकर बनाना चाहिए। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और देह की स्वतंत्रता संरक्षण का व्यवस्था है और इसमें आपको कोई टच नहीं करेगा।
आप अपनी रक्षा के लिए किसी का जान ले सकते हैं, अगर ऐसा हो कि आपका जीवन क्षतिग्रस्त कर सकता है या जीवन प्राण आपका अंत कर सकता है। तो बीएनएस का जो 104, 1041, 104 का क्लॉज 2 लाया गया है, जो अनुच्छेद 20 के विरुद्ध भी जाता है, उसके बदले देश की सरकार को यह सोचना जरूरी था कि हम हाईवे के किनारे जो ज्यादा चलने वाली भीड़ भाड़ वाला सड़क है वहां, और सभी मार्गों पर, राजमार्गों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था ऐसा करें, अस्पताल की व्यवस्था ऐसा करें कि पीड़ित अथवा जख्मी व्यक्ति को चिकित्सीय स्थल तक पहुंचाने का 5 मिनट समय लगे। ऐसा कॉल सेंटर बने, 112 की तरह की फोन करें और दुर्घटना स्थल पर 5 मिनट में पुलिस पहुंच जाए। ऐसी व्यवस्था करें कि 5 मिनट के भीतर, 5 से 10 मिनट के भीतर एम्बुलेंस पहुंच जाए। ऐसी व्यवस्था हो कि उस पीड़ित जख्मी व्यक्ति के परिजन ना भी उपस्थित हों तो लोग पूरी निश्चिंतता से, निर्भीकता से, बिना किसी संशय का कि हमें किसी मुकदमा में फंसा दिया जाएगा, पीड़ित जख्मी व्यक्ति को उठाकर अस्पताल ले जाएं और अस्पताल की यह जिम्मेवारी निश्चित की जाए कि उनके परिजनों के अभाव में भी उनके प्राण की रक्षा का जो संविधान अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है, उनका इलाज जो है समुचित किया जाए। आज भी दुर्घटना होती है तो दुर्घटना स्थल से आज भी 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी पर समुचित अस्पताल की जो उपलब्धता है, उस उपलब्ध अस्पतालों में भी समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। तो समुचित इलाज की व्यवस्था और अस्पताल की उपलब्धता 5 से 10 से 20 मिनट के भीतर का अंतराल हो, इस पक्ष पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, ना कि सजा और जुर्माना पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था कि डॉक्टर इलाज में कोताही बरतते हैं और डॉक्टर के द्वारा इलाज के दौरान लापरवाही बरतने से मरीज की मौत हो जाती है, जख्मी का मौत हो जाता है, तो डॉक्टर पर भी और चिकित्सीय संस्थान पर भी यह तय हो कि उनके उनके लिए सजा क्या हो, ये व्यवस्था करना था पब्लिक के हित में। तो कुल मिला करके आप ये समझिए कि रोड मैनेजमेंट, एक्सीडेंटल प्रोटोकॉल, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, खास करके दुर्घटना के मामलों में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, स्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन दुर्घटना के मामले में व्यवस्था की जाए और दुर्घटना स्थल को आइडेंटिफाइड करके जो स्पॉट है उस स्पॉट को चिन्हित किया जाए और ऐसे जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ना कि जुर्माना, ना कि सजा। तो कुल मिलाकर के जो कहना है कि हम तो चालक हैं, हमसे अगर दुर्घटना हो जाती है, हम अगर बचाने उनको अस्पताल ले जाते हैं, पुलिस रिपोर्ट करते हैं, मजिस्ट्रेट को कहते हैं, तो भी हमें सजा मिलेगी, और अगर रुक करके उसे उठाकर अस्पताल हम पहुंचाने ले जाते हैं तो पब्लिक, स्थानीय लोगों के द्वारा हम मार दिए जाएंगे। तो इतना मतलब अप्रासंगिक जो कानून है, निस्संदेह जो काला कानून इसे कहा जा सकता है, और हम यही कह सकते हैं है कि मनु भाई और मुन्ना भाई के द्वारा ये हड़बड़ी में कानून बनाकर इस देश के माथे पर हस्ताक्षर करने का पहल है। यह मुन्ना भाई और मन्नू भाई दोनों इस देश में अमर होने की गाथा का कथा लिख रहे हैं, जिसका ये पटकथा है कि देश का पहला दिन चक्का जाम से शुरुआत हुआ। राहत की बात यह है कि हड़ताल के कारण सरकार पीछे कदम किया है। उन्होंने कहा है कि अभी हमने इन कानूनों को लागू नहीं किया और हम इस पर समीक्षा करेंगे और खुला विमर्श परामर्श करेंगे और फिर से इस कानून के संदर्भ में सोचेंगे। एक तरह से यह मान के चलिए कि यह हड़ताल जो देश के मोटर्स यूनियन और चालक यूनियन के लोगों ने किया, तो हम कहते हैं कि ट्रक और बस वालों ने इस देश को फिर से एक काला कानून से बचाने का काम किया है। बाकी आप पर छोड़ते हैं, आप अपना विमर्श शेयर करिए।